औरत के बारे में शिलर ने एक पोयम लिखी थी, वुर्दे दे फ्रॉवेन, जिसमें उन्होंने काफी सोच समझ के लिखा था। लेकिन सच में जॉय की एक छोटी सी बात ही ज्यादा गहरी लगती है कि बिना औरत के जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल बेकार होती, बीच का हिस्सा बिल्कुल बेमजा वाला होता और आखिरी वक्त में कोई तसल्ली, कोई कंफर्ट नहीं मिलती। बायरन ने भी सरडेनापोलिस में कुछ ऐसे ही दर्द के साथ लिखा है कि इंसानी जिंदगी की शुरुआत भी औरत की गोद से ही होती है। पहली बोली वही सिखाती है, पहले आंसू भी वही पोंछती है और अक्सर आखिरी सांस भी औरत ही सुनती है, जब मर्द उन लोगों की देखभाल से कतरा जाते हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में अहम किरदार निभाया होता है। इन दोनों जगह से यह बात समझ में आती है कि औरत को समझने का सही नजरिया क्या है। बस एक बार उसकी बनावट देखिए तो लगता है कि औरत को न तो दिमाग के भारी काम के लिए बनाया गया है, न ही शरीर के। वो जिंदगी का कर्ज अपने काम से नहीं, अपने दुख से चुकाती है। बच्चा पैदा करने की तकलीफ, उसकी परवरिश और पति के आगे अपनी तरफ से सारी खुशी देकर। न तो उसके लिए जिंदगी के बड़े दुख या खुशी हैं, न ही उससे ज्यादा ताकत दिखानी होती है। उसकी जिंदगी का रुख, उसकी जिंदगी का डायरेक्शन मर्द के मुकाबले में ज्यादा शांत, सीधा और हल्का होना चाहिए, बिना ज्यादा खुशी या गम के। औरत बचपन में ही नर्स यानी देखभाल करने वाली और टीचर बनने के लिए फिट है, क्योंकि वो खुद भी बच्चे जैसी थोड़ी लापरवाह और छोटी सोच वाली होती है। सीधे शब्दों में वो पूरी जिंदगी एक बड़े बच्चे जैसी रहती है, जैसे कि एक पुल हो बच्चे और पूरे मर्द के बीच। देखिए कैसे एक लड़की दिन भर बच्चे को गोदी में लेती है, उसके साथ खेलती है, गाती है। अब सोचिए, एक मर्द चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो उसकी जगह होता तो क्या करता। जवान लड़कियों में नेचर ने बस कुछ साल के लिए खूबसूरती और अट्रैक्शन भर दिया है, ताकि वो किसी मर्द का ध्यान अपनी तरफ खींच ले और उसे अपनी जिंदगी भर की जिम्मेदारी का फैसला करवा ले। नेचर हर चीज को सिर्फ उतना ही देती है जितनी जरूरत हो। जैसे मधुमक्खी को एक बार अंडे देने के बाद उसके पंख की जरूरत नहीं रहती, वैसे ही एक दो बच्चे होने के बाद अक्सर औरत की खूबसूरती कम हो जाती है, शायद इसी वजह से। इसीलिए जवान लड़कियां अपने दिल से घर के काम या किसी भी काम को साइड का काम समझती हैं या सिर्फ मजाक के तौर पे लेती हैं। उनका असली ध्यान सिर्फ प्यार, किसी को अपना बनाना और ये सब चीजें जैसे कि कपड़े, नाचना, सजना, इन सब पर रहता है। जो चीज जितनी बड़ी और बेहतर होती है, उसको समझने और बढ़ने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। एक मर्द अपने दिमाग की असली समझ, असली मैच्योरिटी तक लगभग 28 साल की उम्र के बाद पहुंचता है, लेकिन औरत 18 साल में ही। और यहां भी औरत की सोच सिर्फ थोड़ी सी होती है, वो भी बहुत छोटी सी। इसीलिए औरतें पूरी जिंदगी बच्चों जैसी रहती हैं। वो सिर्फ अपने आसपास की चीजें ही देख पाती हैं, बस इस वक्त को ही सब कुछ समझती हैं। जो दिखता है उसी को सच मान लेती हैं और छोटी छोटी बातों को ही इम्पोर्टेंट समझती हैं। मर्द के पास सोचने की ताकत होती है, इसलिए वो सिर्फ आज में नहीं बल्कि पास्ट यानी बीते हुए कल और फ्यूचर यानी आने वाले कल को भी देख सकता है। इसी से उसमें समझ और चिंता यानी टेंशन आती है। औरत की सोच कमजोर होने की वजह से ये सब चीजें उसमें कम होती हैं। उसे हम ऐसे कह सकते हैं जैसे दिमाग से
दूर तक न देख पाने वाली। उसको सिर्फ सामने की चीज समझ आती है, दूर की नहीं। इसलिए जो चीजें सामने नहीं हैं, बीती हुई या आने वाली हैं, उनका औरत पर ज्यादा असर नहीं होता। इसी वजह से औरतें अक्सर पैसे खर्च करने में आगे रहती हैं, कभी कभी तो हद से भी ज्यादा। अंदर ही अंदर औरतें सोचती हैं कि पैसा कमाना मर्दों का काम है और खर्च करना उनका, चाहे पति जिंदा हो या मरने के बाद। पति जब अपनी कमाई घर चलाने के लिए उन्हें देता है तो ये सोच उनके अंदर और भी पक्की हो जाती है। इतने सारे नुकसान के बावजूद एक बात तो उनमें अच्छी है, औरत आज के दिन में मर्द से ज्यादा जीती है, और अगर अभी की जिंदगी थोड़ी सी भी ठीक हो तो उसे ज्यादा खुशी मिलती है। इसी वजह से उनमें एक अलग ही चीयरफुलनेस, खुशमिजाजी होती है, जो मर्द को आराम के पलों में एंटरटेन करने और जरूरत पड़े तो उसकी चिंता दूर करने के काम आती हैं। कभी कभी किसी मुश्किल काम में औरतों से मशवरा यानी कंसल्ट लेना बुरा नहीं है, जैसे पुराने जमाने के जर्मन लोग करते थे, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होता है। ज्यादातर वो सीधे रास्ते पर ही ध्यान देती हैं और जो चीज सामने होती है उसी पर फोकस रखती हैं। हम अक्सर बहुत दूर तक सोच लेते हैं, बस इसी वजह से जो सामने होता है वो मिस कर जाते हैं। ऐसे केसेस में हमें उनकी सीधी सोच की जरूरत पड़ती है। फिर औरतें फैसले लेने में हमसे ज्यादा सिंपल होती हैं, इसलिए वो चीजें जितनी हैं उतनी ही देखती हैं, जबकि जब हमारा मूड या फीलिंग ज्यादा हो तो चीजें बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं या सोचते हैं, जो है ही नहीं। उनकी सोच की कमजोरी की वजह से ही औरतें अनफॉर्चुनेट यानी बेचारे लोगों के लिए मर्दों से ज्यादा दया दिखाती हैं, ज्यादा सिंपैथी और उनका ध्यान रखती हैं। लेकिन इसी वजह से वो इंसाफ यानी जस्टिस और ईमानदारी यानी ऑनेस्टी में मर्दों से पीछे रहती हैं, क्योंकि उनकी सोच कमजोर है। इसलिए अभी की परिस्थिति उनको ज्यादा पकड़ के रखती है और जो सामने है उसका उन पर सबसे ज्यादा असर होता है। उनके फैसलों पर न तो किसी रूल न तो किसी नियम का ज्यादा असर होता है, न ही वो बीती बातों या फ्यूचर के बारे में सोचती हैं। इसीलिए उनके अंदर अच्छे कैरेक्टर की बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन कुछ दूसरी क्वालिटीज जो जरूरी होती हैं वो कम होती हैं। इसलिए ये समझ आता है कि औरत के कैरेक्टर यानी स्वभाव की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसमें इंसाफ यानी जस्टिस की समझ नहीं होती। ये इसलिए है क्योंकि जैसे पहले कहा गया था, औरतों की सोचने यानी रीजनिंग और समझने यानी डिलिबरेशन की ताकत कम होती है। और दूसरी वजह यह भी है कि नेचर ने उनको कमजोर सेक्स बनाया है। वो ताकत यानी स्ट्रेंथ पर नहीं, चालाकियां यानी क्राफ्ट पर डिपेंडेंट होती हैं। इसी वजह से उनमें चालाक होने की आदत, जो इंस्टिंक्ट है, वो होती है, और गलत बात बोलने की भी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। जैसे शेर के पास पंजे और दांत होते हैं, हाथी और जंगली सुअर के पास बड़े दांत होते हैं, सांड के पास सींग होते हैं और कटल फिश के पास काला पानी छोड़ने की शक्ति होती है, वैसे ही नेचर ने औरत को अपनी सुरक्षा के लिए झूठ बोलने और बातें छुपाने की कला दी है। जो ताकत और समझ नेचर ने मर्द को दी है वो सब औरत को इन्हीं चालाकियों की फॉर्म में मिली है। इसीलिए बातें छुपाना यानी डिसिमुलेशन औरत की नेचर है, चाहे वो चतुर हो या समझ में कम हो। जैसे जानवर अपने डिफेंस के तरीके का यूज हर समय करते हैं, वैसे ही औरतें भी हर मौके पर अपनी चालाकियां अपनाती हैं।
और उन्हें लगता है कि वो सही कर रही हैं। इसलिए एकदम सच बोलने वाली औरत मिलना शायद नामुमकिन है, और इसी वजह से वो दूसरों की चालाकियां भी जल्दी पकड़ लेती हैं। इसलिए उनके सामने चालाकी दिखाना भी सही नहीं है। ये जो कमी है उसे झूठ, बेवफाई यानी फेथलेसनेस, धोखा यानी ट्रेचरी, इनग्रेटिट्यूड यानी एहसान फरामोशी जैसे काम होते हैं। अदालत में भी झूठ की गवाही औरतें मर्दों से ज्यादा देती हैं। यह भी अक्सर सोचा जाता है कि औरतों से कसम दिलवाना भी ठीक है या नहीं। कई बार देखा गया है कि ऐसे भी महिलाएं मिलती हैं जो किसी चीज की कमी ना होने पर भी दुकान से चुपके से चीजें उठा लेती हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। नेचर ने यह फिक्स किया है कि आगे की स्पीसीज का काम जवान, मजबूत और अच्छे दिखने वाले मर्दों का है, ताकि ह्यूमन रेस खराब न हो। ये नेचर की सबसे बड़ी चाह है, और यही औरत के जज्बात यानी फीलिंग्स में भी दिखाई देती है। इससे पुरानी और ताकतवर कोई रूल नहीं है। जो भी मर्द इसके अगेंस्ट जाता है उसकी बातें या सोच पहले ही मौके पे बिना दया के खत्म हो जाती है। औरत के बिहेवियर का असली रूल ये है कि चाहे वो चुप रहे या उसे पता भी न हो कि वो उन लोगों को चैलेंज देना सही समझती है जो सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ औरतों को कुछ राइट्स दे दिए, स्पीसीज के ऊपर ध्यान दिए बिना। ह्यूमन स्पीसीज की भलाई का जिम्मा, ह्यूमन स्पीसीज की भलाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में दी गई है, क्योंकि अगली जनरेशन की शुरुआत उनसे ही होती है। इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी को दिल से निभाती हैं। लेकिन औरतें इस नियम को थ्योरी में नहीं बल्कि बस हर दिन की लाइफ में फील करती हैं और इसी तरह बिहेव करती हैं। जब मौका आता है तब उन्हें अपने किसी गलत काम पर भी इतना गिल्ट, इतना पछतावा नहीं होता, क्योंकि उनके दिल के कोने में ये बात होती है कि जो उन्होंने किसी एक इंसान के साथ किया उससे उन्होंने पूरी नस्ल, पूरी स्पीसीज की भलाई के लिए किया, जो बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि औरतें असल में सिर्फ ह्यूमन रेस आगे बढ़ाने के लिए बनी हैं और किसी और काम के लिए नहीं, वो ज्यादातर अपनी जिंदगी में ह्यूमन रेस यानी नस्ल के बारे में सोचती हैं, न कि किसी एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल के लिए। उनका असली ध्यान स्पीसीज पर होता है, न कि किसी पर्टिकुलर, किसी खास इंसान पर। इसी वजह से उनकी पूरी जिंदगी में एक अलग सी हल्केपन की फीलिंग होती है। उनका कैरेक्टर, उनका स्वभाव मर्द से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में होता है, और इसी वजह से शादीशुदा जिंदगी में अनबन यानी डिस्कॉर्ड होना आम बात है, जो अक्सर नॉर्मल ही है। मर्दों के बीच में नेचुरल फीलिंग सिर्फ लापरवाही होती है, लेकिन औरतों के बीच असल में दुश्मनी होती है। इसकी वजह यह है कि मर्दों में तो सिर्फ अपने काम या फील्ड में ही जलने की फीलिंग होती है, लेकिन औरतों में ये पूरी जेंडर यानी पूरे सेक्स पर होती है, क्योंकि उनका एक ही काम होता है। जब भी औरतें सड़क पर मिलती हैं तो आपस में अजीब नजरों से देखती हैं, जैसे दुश्मन हो। और ये सबको पता है कि जब दो औरतें पहली बार मिलती हैं तो वो एक दूसरे से ज्यादा रोक टोक और दिखावा यानी डिसिमुलेशन करती हैं, जो दो मर्द आपस में नहीं करते। इसी वजह से जब दो औरतें एक दूसरे की तारीफ करती हैं तो वो ज्यादा फनी लगता है मर्दों के कंपैरिजन में। ज्यादातर मर्द बात करते वक्त दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट रखते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी नीची पोजीशन का हो। लेकिन अक्सर देखा गया है कि एक अमीर औरत जब किसी लोअर स्टेटस, किसी कम स्टेटस वाली औरत से बात करती है तो वो बहुत घमंड और निंदा दिखाती है। इसकी वजह यह है कि
औरतों में सोशल रैंक ज्यादा फ्रजाइल होता है, क्योंकि मर्दों में तो कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन औरतों में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि कौन सा मर्द उनके साथ है। और क्योंकि उनका काम भी एक ही तरह का है, तो वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होती हैं, इसलिए सोशल रैंक को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हैं। सिर्फ वो मर्द जिसका दिमाग सेक्स की वजह से धुंधला हो गया हो, वही औरतों को फेयर सेक्स यानी खूबसूरत जेंडर कह सकता है, क्योंकि उनकी खूबसूरती सिर्फ इसी अट्रैक्शन में बंधी होती है। उन्हें खूबसूरत कहने की जगह उनको अनएस्थेटिक सेक्स, सुंदरता के सेंस से दूर कहना ज्यादा सही है। न तो म्यूजिक, न पोएट्री, न आर्ट, किसी भी चीज की असली समझ या महसूस करने की उनमें कैपेसिटी नहीं होती। और जब वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है तो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करती है। इसी वजह से वो किसी भी चीज में सच्चा इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं ले पाती। इसका रीजन ये है कि मर्द डायरेक्ट कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, या तो समझकर या अपनी मर्जी से काम करवाकर, लेकिन औरत हर जगह अपना कंट्रोल इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर मर्द के थ्रू पाती है। और जो भी पावर, जो भी ताकत उसके पास होती है, वो सिर्फ मर्द पर ही होती है। इसीलिए औरत हर चीज को सिर्फ एक तरीके के रूप में देखती है, ताकि वो मर्द को जीत सके। और अगर वो किसी और चीज में इंटरेस्ट दिखाए तो वो भी सिर्फ एक्टिंग होता है, अपना मकसद पाने के लिए। इसी वजह से रूसो ने भी कहा था, औरतों को किसी भी आर्ट से असली प्यार नहीं होता, उनके पास उसका ज्ञान भी नहीं होता, और उनमें कोई असली टैलेंट भी नहीं होता। जो भी इंसान थोड़ा गहरा सोचता है, उसने ये बात जरूर नोटिस की होगी। बस देख लीजिए कि औरतें कंसर्ट, ओपेरा या प्ले देखते वक्त कैसा ध्यान देती हैं, जैसे बच्चों की तरह बात करते रहती हैं, चाहे कितना भी अच्छा सीन चल रहा हो। अगर ये सच है कि ग्रीक लोगों ने औरतों को थिएटर से दूर रखा था, तो उन्होंने सही किया था। कम से कम स्टेज पर क्या हो रहा है वो तो सुन पाते। आज के समय में भी चर्च में साइलेंस की बात होती है, वैसे ही थिएटर में भी लिख देना चाहिए कि औरत चुप रहे। ये बात शायद बड़े अक्षरों में पर्दे पर लिख देनी चाहिए। और आप औरतों से कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगर देखें कि इतने सारे सालों में पूरी फीमेल जेंडर में किसी ने भी किसी भी फील्ड में ऐसा कुछ बड़ा, असली और अलग काम नहीं किया जो दुनिया याद रखे। सबसे ज्यादा ये बात पेंटिंग में दिखाई देती है, क्योंकि पेंटिंग की टेक्निक सीखना औरतों के लिए भी उतना ही पॉसिबल है जितना मर्दों के लिए। इसलिए वो भी मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी उनके पास एक भी ऐसी पेंटिंग नहीं है जिसे वो प्राउड कर सकें। इसकी वजह यह है कि पेंटिंग के लिए जो दिमागी सोच चाहिए वो उनमें नहीं होती। वो कभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसीलिए आम औरतों को कला यानी आर्ट में असली इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि नेचर हर चीज में अपना एक सीक्वेंस रखती है और जल्दी कोई जंप नहीं करती। हुआर्ते ने अपनी फेमस किताब में भी यही कहा था कि औरतों के पास ऊंची सोच, हायर फैकल्टीज नहीं होती। कभी कभी एक दो एक्सेप्शंस मिल भी जाएं, तो भी ऐसे केस पूरी जेंडर पर अप्लाई नहीं होते। आमतौर पर औरतें एकदम सीधी और बदलने न वाली सोच की होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसीलिए जब उन्हें अपने पति का स्टेटस या टाइटल मिल जाता है तो ये उनके लिए एक ऐसी चीज बन जाती है जिससे वो अपने छोटे सपनों को बड़ा मान लेती हैं। और क्योंकि वो इस तरह की सोच रखती हैं, इसलिए मॉडर्न सोसाइटी, जहां
औरतें आगे करती हैं, लीड करती हैं, वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। नेपोलियन ने भी कहा था कि औरतों का कोई रैंक नहीं होता, और ये सोच उनकी पोजीशन समझने के लिए सही है। चैम्फर्ड ने भी सही कहा था, औरतें हमारी कमजोरी और उलझन का फायदा उठाती हैं, पर हमारी समझ, हमारी रीजन का नहीं। जो रिश्ता औरतों और मर्दों के बीच होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर का होता है, असली सोच, भावना या कैरेक्टर को नहीं छूता। औरतें सेक्सस सिक्वेर हैं, यानी इंसानी रेस का दूसरा कमजोर हिस्सा। उनकी कमजोरी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन उन्हें ज्यादा इज्जत देना बेकार है, और इससे हम खुद उनकी नजर में गिर जाते हैं। जब नेचर ने इंसानों को दो हिस्सों में बांटा तो वो बीच से नहीं काटा। दोनों अलग अलग पोल्स की तरह हैं, और उनमें फर्क क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी का भी है। यही नजरिया पुराने जमाने के लोगों का था और आज भी पूरब के लोगों का है। उनका फैसला कि औरत की सही जगह क्या है वो हमसे ज्यादा सही है, क्योंकि हमारी सोच अभी भी पुरानी फ्रेंच गैलेंट्री यानी तारीफ और बेकार इज्जतदारी के सिस्टम में फंसी हुई है, जो असली में एक स्टूपिडिटी, एक बेवकूफी है। ये सोच सिर्फ औरतों को ज्यादा घमंडी और छोटा समझने वाली बनाती हैं। कभी कभी तो ये बनारस के पवित्र बंदर की याद दिलाती है, जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट यानी पश्चिम में खासकर अमीर औरत एक गलत जगह पर होती है, क्योंकि जो पुराने जमाने के लोगों ने सेक्सस सिक्वेर कहा था वो बिल्कुल सही था। औरतों को हमारी ज्यादा इज्जत या सम्मान का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, न ही उसको मर्द से ऊपर समझना चाहिए, न ही उसके बराबर। इस गलत पोजीशन का नतीजे सबके सामने है। इसलिए यह बहुत अच्छा होगा अगर यह ह्यूमन रेस का नंबर 2 हिस्सा यूरोप में भी अपनी असली जगह पर आ जाए, और जो लेडी प्रॉब्लम है उसका द एंड हो, जिससे एशिया में लोग हंस पड़ते हैं और ग्रीस और रोम के लोग भी मजाक उड़ाते। अगर ये हो जाए तो सोसाइटी, सिविल और पॉलिटिक्स में बहुत फायदा हो सकता है। सेलिक लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो बेकार हो जाएगा। यूरोप में असली में लेडी नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। या तो वो घर चलाने वाली हो या फिर ऐसे ही बड़ी हो रही हो, और उसकी परवरिश ऐसे हो कि उसमें घमंड न हो, बल्कि वो बचत और सब्र सीख ले। यूरोप में यही लेडीज की वजह से लोअर क्लास की औरतें जो ज्यादा हैं वो पूरब की औरतों से ज्यादा दुखी रहती हैं। बायरन ने भी कहा था, पहले ग्रीक समाज में औरतों का हाल ठीक था, आज की हालत एक बेकार और नकली सिस्टम का रिजल्ट है। उन्हें सिर्फ घर की देखभाल करनी चाहिए, अच्छा खाना और कपड़ा मिलना चाहिए, सोसाइटी में घुलना नहीं चाहिए, अच्छी पढ़ाई हो, धर्म में हो, लेकिन पॉवर्टी या पॉलिटिक्स न पढ़ें, सिर्फ धर्म और खाना बनाने की किताब पढ़ें। म्यूजिक, ड्राइंग, डांसिंग थोड़ा सा सीख लें, कभी कभी गार्डनिंग या खेती भी कर लें। मैंने उन्हें एपिरस में रोड बनाते हुए भी देखा है। तो जब घास काट सकती हैं और दूध निकाल सकती हैं तो रोड भी क्यों नहीं बना सकती। यूरोप के शादी के कानून औरत को मर्द के बराबर मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। हमारे यहाँ जहाँ एक मर्द एक औरत की शादी होती है, मोनोगमी, शादी करना मतलब अपने राइट्स आधे कर लेना और ड्यूटीज डबल। जब कानून ने औरत को मर्द के बराबर हक दिए तो उन्हें मर्दों जैसी सोच भी देनी चाहिए थी, लेकिन असल में जितने ज्यादा सम्मान और राइट्स कानून ने औरत को दिए हैं, उतने ही कम औरतें असली में उनका फायदा उठा पाती हैं। बाकी सबको अपने नेचुरल राइट से भी
वंचित होना पड़ता है क्योंकि दूसरी कुछ औरतों को उनसे ज्यादा मिल गया। मोनोगमी और शादी के ये रूल्स औरत को एक ऐसी अननेचुरल पोजीशन देते हैं जिसमें उसे हर जगह मर्द के बराबर माना जाता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। और ये देखकर समझदार मर्द अक्सर इतना बड़ा बलिदान करने से कतरा जाते हैं और इस अनफेयर सिस्टम को मानने से बचने लगते हैं। इसलिए जहां पॉलीगमी होती है, एक से ज्यादा बीवियों का सिस्टम, वहां हर औरत की शादी हो जाती है। लेकिन जहां मोनोगमी है, वहां शादीशुदा औरतें कम होती हैं और कई औरतें बिना सहारे के रह जाती हैं। जो ऊपर वाले क्लास की होती हैं वो बेकार बूढ़ी कुंवारी बन जाती हैं और जो नीचे की होती हैं वो ज्यादा मेहनत के काम में थक जाती हैं या फिर प्रोस्टिट्यूट्स बन जाती हैं, जिनकी जिंदगी न खुशी वाली होती है न इज्जत वाली। लेकिन सोसाइटी को उनकी जरूरत होती है क्योंकि वो उन औरतों के लिए लालच से बचाने का काम करती हैं जो शादीशुदा हैं या शादी की उम्मीद में हैं। सिर्फ लंदन में 80,000 प्रोस्टिट्यूट्स हैं। ये वही औरतें हैं जो मोनोगमी की वजह से बुरी हालत में पहुंच गई हैं। उनका हाल बहुत बुरा है। वो मोनोगमी के अल्टर पर इंसानी बलि के जैसी हैं। ये दुखी औरतें उन एरोगेंट औरतों का बैलेंस हैं जो यूरोप में मिलती हैं। इसलिए पॉलीगमी पूरी फीमेल सेक्स के लिए फायदेमंद है। और दूसरी तरफ कोई रीजन नहीं है कि अगर किसी मर्द की बीवी बीमार हो या बच्चे न दे पाए या बूढ़ी हो जाए तो वो दूसरी शादी न करे। मॉर्मोनिज्म को फॉलो करने वाले लोग भी इसी वजह से पॉलीगमी को चुनते हैं क्योंकि वो मोनोगमी के अननेचुरल रूल के खिलाफ हैं। और जब औरतों को अननेचुरल राइट्स मिलते हैं तो उनको अननेचुरल ड्यूटीज भी मिल जाती हैं और जब वो इन ड्यूटीज को नहीं निभा पाती तो वो खुद भी दुखी हो जाती हैं। मान लीजिए कभी कभी मर्द सोचता है कि शादी करने से उसका सोशल या फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगी जब तक वो कोई बहुत ही अच्छी मैच न पाए। तब वो चाहता है कि शादी के अलावा किसी और कंडीशन पर अपनी पसंद की औरत के साथ रहे जिसमें उस औरत और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, चाहे ये शर्तें कितनी भी सही हो और औरत भी मान जाए। लेकिन शादी जैसे राइट्स को छोड़ने पर उसकी इज्जत कम हो जाती है क्योंकि शादी ही समाज, शादी ही सोसाइटी की बेस है। और ऐसी औरत की जिंदगी उदास हो जाती है क्योंकि हम सब दूसरे लोगों की सोच की इतनी परवाह करते हैं जितनी उसकी असल में वैल्यू नहीं होती। दूसरी तरफ अगर वो नहीं मानता तो या तो उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना किसी से हो जाती है या फिर वो बूढ़ी कुंवारी बन जाती है क्योंकि उसके लिए जिंदगी भर के लिए सेटल होने का टाइम बहुत कम होता है। इसी बात को समझने के लिए थॉमेसियस की किताब डे कॉन्कुबिनाटू पढ़ना अच्छा है क्योंकि उसमें दिखाया है कि हर देश में और हर जमाने में लुथेरन रिफॉर्मेशन तक कॉन्कुबिनेज यानी शादी के अलावा किसी के साथ रहना अलाउड था और कानून भी उसे गलत नहीं मानता था। यह सिर्फ लुथेरन रिफॉर्मेशन के बाद था कि इसे बेइज्जत माना गया। बाद में चर्च ने भी इस पर रोक लगा दी। पॉलीगमी यानी एक से ज्यादा शादी पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये हर जगह अपने आप होता ही है। बस सवाल सिर्फ ये है कि इसे कैसे कंट्रोल यानी रेगुलेट किया जाए। असली मोनोगेमिस्ट्स यानी एक ही पत्नी वाले तो शायद ही मिलते हैं क्योंकि हम सब कभी न कभी या ज्यादातर वक्त पॉलीगमी में ही जीते हैं। जब हर मर्द को ज्यादा औरतों की जरूरत होती है तो सबसे सही बात यही है
कि उसे मौका दिया जाए या जरूरी बना दिया जाए कि वो ज्यादा औरतों की जिम्मेदारी उठाए। ऐसा करने से औरत अपनी असली और नेचुरल पोजीशन में आ जाएंगी, यानी एक दूसरे के अंडर रहने वाली। और जो लेडी कल्चर है वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ सिंपल औरतें रहेंगी। लेकिन ऐसी दुखी औरतें नहीं रहेंगी जो अब यूरोप में भरपूर हैं। इंडिया में कोई भी औरत कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि वो अपने पापा, पति, भाई या बेटे के कंट्रोल में रहती है, जैसे मनु के कानून में लिखा है। ये बात जरूर दुख भरी है कि कोई विधवा, कोई विडो अपने पति की चिता पर जल जाए, लेकिन यह भी बुरा है कि वो अपने पति की जिंदगी भर की कमाई उसी तरह उड़ा दे या दूसरे मर्दों के साथ खर्च कर दे, जबकि उस मर्द ने अपनी सारी जिंदगी ये सोचकर मेहनत की थी कि वो अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करेगा। सबसे ज्यादा खुश वही होते हैं जो बीच का रास्ता चुनते हैं, न ज्यादा न कम। माँ का पहला प्यार अपने बच्चे के लिए जैसे जानवरों में होता है, वैसे ही इंसान में भी होता है। सिर्फ एक इंस्टिंक्ट होती है जो तब खत्म हो जाती है जब बच्चा अब असहाय नहीं रहता। इसके बाद ये प्यार आदत और रीजन पर होना चाहिए, लेकिन अक्सर ये होता नहीं, खास करके तब जब माँ ने अपने पति को प्यार नहीं किया हो। बाप का प्यार बच्चे के लिए अलग होता है और ज्यादा देर तक रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा उसका ही एक हिस्सा है, यानी उसका प्यार मेटाफिजिकल होता है। लगभग सभी देशों में, चाहे पुराने हो या नए, यहां तक कि अफ्रीका के लोगों में भी, प्रॉपर्टी यानी जायदाद सिर्फ मर्दों के आगे जाती है। यूरोप ही एक जगह है जहां अलग सिस्टम है, वो भी सिर्फ आम लोगों में, राजा महाराजाओं में नहीं। जो प्रॉपर्टी किसी मर्द ने इतनी मेहनत से बनाई वो बाद में औरतों के हाथ आ जाए, जो उसे बिना सोचे समझे खर्च कर दें, ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है जो सब जगह देखी जा सकती है। और इसे रोकने के लिए औरतों के हक में जायदाद मिलने का रूल लिमिट करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिस्टम यह है कि चाहे औरत विधवा हो या बेटी, उसे सिर्फ उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कभी भी असल प्रॉपर्टी या पैसा नहीं, जब तक कि पूरे खानदान में कोई भी मर्द बाकी न हो। पैसा कमाने वाले मर्द होते हैं, न कि औरतें। इसीलिए औरतों को बिना शर्त अनकंडीशनल प्रॉपर्टी देना सही नहीं, और उन्हें प्रॉपर्टी संभालने का जिम्मा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई सच्ची प्रॉपर्टी, जायदाद, घर या जमीन उन्हें मिले भी तो उसे खर्च करने या बेचने की पूरी आजादी नहीं होनी चाहिए। उनके लिए एक गार्डियन होना चाहिए, और जहां तक हो सके उनको अपने बच्चों का भी पूरा कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए। औरतों की वेनिटी, अपने आप पर गर्व, चाहे मर्दों से ज्यादा ना भी हो, एक खतरा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फिजिकल चीजों पर होता है, अपनी सुंदरता यानी ब्यूटी, सजावट, दिखावा। इसी वजह से वो सोसाइटी में सबसे ज्यादा खुश रहती हैं। इसी वजह से वो ज्यादा खर्च करने की आदत में भी होती हैं, क्योंकि उनकी सोच की ताकत कम होती है। इसीलिए एक पुराने लिखने वाले ने औरत को नेचर से ही ज्यादा खर्चीली बताया है। मर्दों की वैनिटी अक्सर दिमाग, नॉलेज या हिम्मत पर होती है, लेकिन औरतों की सिर्फ दिखावे पर। पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने यह साफ लिखा है कि स्पार्टन्स को कितना बड़ा नुकसान हुआ जब उन्होंने औरतों को इनहेरिटेंस यानी जायदाद का हक, शादी का हिस्सा और काफी ज्यादा इंडिपेंडेंस दे दी थी। उसी की वजह से स्पार्टा का पतन हुआ। हो सकता है फ्रांस में भी यही रीजन रही हो
कि लुई 13 के टाइम से औरतों का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, जिससे कोर्ट और सरकार में धीरे धीरे करप्शन आया और आखिर में 1789 की क्रांति हुई, जिसके बाद हर गड़बड़ी उसी का नतीजा है। जो भी हो, औरतों की सोसाइटी में जो गलत जगह है वो एक बुनियादी कमी है और इसी वजह से औरतों का एक्स्ट्रा स्टेटस पूरे सिस्टम को खराब करता है और इसका निगेटिव असर हर तरफ फैल जाता है। औरत को नेचर ने आज्ञा मानने के लिए बनाया है। ये बात इससे भी साफ दिखती है कि जब भी कोई औरत पूरी तरह स्वतंत्र होती है तो तुरंत किसी न किसी मर्द के साथ जुड़ जाती है और उसी के हिसाब से चलती है। उसे एक बॉस, एक मालिक या मास्टर चाहिए ही होता है। अगर वो जवान है तो ये रोल प्रेमी निभाता है, अगर बूढ़ी है तो कोई पुजारी उसके लिए ये रोल निभाता है।